मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो अपनी जान बचाकर भाग रही थी, लेकिन ये लड़की क्यों भाग रही है और आखिर गुंडे इसके पीछे क्यों पड़े हैं, यही तो है मूवी की मेन कहानी। इसके बाद हम 6 महीने पहले का सीन देखते हैं, जहां हम राजस्थान के बरमार गांव को देखते हैं और यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम है वेदा भैरवा, जो अपनी दादी के साथ कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आती है, लेकिन वो नीची जाति की है और इसीलिए उसे कोई भी सुख सुविधा उपलब्ध नहीं कराया जाता। यहाँ तक कि फिल्टर किया हुआ पानी भी पीने के लिए उसे छुप छुप कर जाना पड़ता है और पानी पीना पड़ता है। तो वहाँ उसकी मुलाकात आरती से होती है, जो कि उसके भैया विनोद की गर्लफ्रेंड है। आरती विनोद के लिए वैलेंटाइंस डे के लिए गिफ्ट लेकर आई थी, जो उसे दे देती है। विनोद भी निचली जाति का है, इसलिए आरती सबके सामने विनोद से नहीं मिला करती है। कॉलेज के अंदर एक नया बॉक्सिंग रिंग बनाया जा रहा था, जहाँ स्टूडेंट अक्सर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करते हैं और इसका उद्घाटन गाँव के प्रधान जी करने वाले थे, इसीलिए कॉलेज के प्रिंसिपल इस काम को अच्छी तरीके से करवाना चाहते थे। वेदा भी फैसला करती है कि वो भी बॉक्सिंग सीखेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रधान जी का छोटा भाई सुयोग प्रताप सिंह अपने आदमियों के साथ एक परिवार से मिलने के लिए आता है और उन लोगों को मारने लगता है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी बहन की शादी एक ऊंची जाति के लड़के के साथ करवा ली है। लेकिन ये बात सुयोग को पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे लगता है कि छोटी जाति के लोगों की औकात छोटी ही होती है और वो लोग कभी भी बड़ी जाति के साथ रिश्ता नहीं बना सकते। अगले सीन में हम मुजफ्फराबाद शहर को देखते हैं, जहाँ के इलाके में कुछ आतंकवादियों ने अपना अड्डा बना लिया था और वहाँ फंसे लोगों को बचाने के लिए आर्मी वालों ने एक सोल्जर को वहाँ पर भेजा था, जिसका नाम है अभिमन्यु, जो डॉक्टर बन के वहाँ पर आया है। अभिमन्यु उस इलाके में पहुँचता है और एक बच्चे की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और यहाँ कश्मीर में हम देखते हैं कि आर्मी की पूरी टीम उनके ऊपर नजर रखी हुई थी। वो लोग पता लगा लेते हैं कि वहाँ पर आतंकवादी इलियासी कश्मीरी मौजूद है, लेकिन आर्मी कमांडर अपने सोल्जर को बताते हैं कि हमें उसे जिंदा पकड़ना होगा, क्योंकि उसके पास जरूरी इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। इधर अभिमन्यु जब दवाई देने की कोशिश करता है, उसके हाथ में हिंदी में कुछ लिखा हुआ था, जिसे देखकर इलियासी समझ जाता है कि वो डॉक्टर नहीं बल्कि कोई आर्मी सोल्जर है। लेकिन तभी अभिमन्यु उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और एक एक कर सभी को मारता है। इलियासी को भी वो पकड़ लेता है और उसे खुफिया जगह लेकर चला जाता है और अपने कमांडर को फोन करता है। कमांडर बताता है कि इलियासी को हमें जिंदा पकड़ना है, लेकिन अभिमन्यु उसकी बात नहीं मानता और इलियासी को वहीं पर मार देता है। अपने कमांडर की बात ना सुनने के कारण उसे अपने प्रोटोकॉल को ना फॉलो करने के लिए अभिमन्यु का कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, यानी कि उसे आर्मी से निकाल दिया गया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि अभिमन्यु की एक बीवी भी थी, जिसका नाम था राशि। उसकी पत्नी को आतंकवादियों ने मार दिया था। इससे अभिमन्यु अपने ससुर के घर जाता है, जो कि बरमार गांव में है। उसका ससुर उसे देखकर खुश नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे वहां पर रहने देते हैं। उसके ससुर का नाम है उत्तम लाल सिंह, जो गाँव के कॉलेज के प्रिंसिपल है और ये कॉलेज प्रधान जी चलाते हैं। वो अपने दामाद को समझाते हैं कि वो उसे अपने कॉलेज में जॉब दिलवा देगा। अगर एक बार प्रधान जी मान जाते हैं तो चुपचाप उसे यहाँ रहकर काम करना होगा है। उत्तम लाल अपने दामाद को समझाता है किसी के मैटर में हमें टाइम नहीं लगाना, क्योंकि यहाँ हर चीज प्रधान जी देखते हैं। इसके बाद वो लोग प्रधान जी के घर चले जाते हैं। प्रधान जी का नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है और वो 150 गांव के प्रधान जी हैं। यहाँ मीडिया का एक आदमी आता है और जितेंद्र से पूछता है कि हरियाणा के बिंद जिले में सब लोग अपना सरनेम को हटवाकर गांव का नाम रख लेना चाहते हैं, जिससे कि ऊंची और नीचे जाति वाले लोग एक साथ रह सकें। ये सुनकर जितेंद्र गुस्सा हो गया था, लेकिन वो कहता है इस मामले को हम खुद देख लेंगे। फिर वो उत्तम लाल से मिलता है, जो कहता है कि वो अपने दामाद को अपने कॉलेज में बॉक्सिंग कोच असिस्टेंट का पोस्ट दिलवाना चाहता है, क्योंकि अभिमन्यु स्टेट लेवल में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुका था। ये सुनकर जितेंद्र खुश हो गया था और अभिमन्यु को काम पे रख लेता है। अगले दिन बॉक्सिंग ट्रेनिंग के लिए स्टूडेंट की सिलेक्शन होने वाली थी, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट पहले से ही लाइन में लग जाते हैं और वेदा भी लाइन में खड़ी हो गई थी। वहाँ प्रधान जी का छोटा भाई सुयोग भी आता है और वो देखता है कि वेदा भी ट्रेनिंग के लिए अपना नाम लिख रही है। सुयोग उसे समझाता है कि निचली जाति के लोग ऊंची जाति के साथ काम नहीं करते, इसलिए उसे झाड़ू पोछा करने के लिए कहता है। अभिमन्यु ये सब देख रहा था और उन लोगों की कोच का नाम सुनील है और उसका असिस्टेंट अभिमन्यु है। वेदा कोच से कहती है मेरा नाम भी ट्रेनिंग में लिखवाने के लिए। कोच मना कर देता है और कल आने को बोलता है। वेदा सबसे पहले कल पहुंच जाती है और फिर से वहां पर सिलेक्शन की तैयारी होने लगती है, लेकिन सुनील वेदा को बाहर निकाल देता है, क्योंकि वो निचली जाति की है, इसलिए उसे खेलने को मना करता है। इधर रात के समय विनोद आरती के साथ फोन पर बात कर रहा था और उसकी बात उसके पिता सुन लेते हैं। उसके पिता अपने बेटे विनोद को समझाते हैं कि तू निचली जाति का है, अगर किसी को पता चल गया तू खंडेलवाल की बेटी के साथ इश्क लड़ा रहा है तो वो सबसे पहले तुम्हें मारने के लिए आएंगे, इसीलिए आरती को भूल जा। रात के समय जब सब खाना खा रहे थे, वेदा अपने पिता से कहती है कि उसे बॉक्सिंग सीखना है, इसके लिए उसे 20,000 रुपए लगेंगे। उसके पिता उसे बॉक्सिंग सिखाने के लिए मान जाते हैं और उसे सिर्फ 12,000 रुपए देते हैं। वेदा काफी खुश हो गई थी और बाकी के पैसे इकट्ठा करने लगती है। उसकी बहन गहना के पास थोड़े पैसे रखे
रखे हुए थे जो वो अपनी बहन को दे देती है जिससे कि वो अपना बॉक्सिंग किट खरीद सके। अगले दिन वेदा पैसे लेकर अपने कॉलेज आ रही थी, लेकिन रास्ते में सुयोग और उसके लड़के गाड़ी लेकर पहुंच जाते हैं और वेदा को परेशान करते हैं और उसे बेरहमी से मारने लगते हैं और उसके सारे पैसे भी फाड़ डालते हैं। वेदा बहुत रोने लगती है और इस हालत में वो अपने कॉलेज पहुंचती है जहां वो अभिमन्यु से मिलती है और उसके फटे हुए पैसे भी उसे देती है जिससे वो बॉक्सिंग किट खरीदने वाली थी। अभिमन्यु उसकी मरहम पट्टी करता है और उसकी हालत देखकर अभिमन्यु को बहुत गुस्सा आ रहा था। रात के समय अभिमन्यु वेदा की हालत के बारे में सोच रहा था और वो जानता था कि उसकी ऐसी हालत सुयोग ही कर सकता है, इसीलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि सुयोग अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए आता है। तभी वहाँ अभिमन्यु भी पहुंच जाता है और अपना मुंह ढक लेता है और दरवाजा तोड़कर उसे पंच मारता है और ये देखकर बाकी के लोग भी वहाँ आ जाते हैं और अभिमन्यु एक एक कर सभी को मारता है। ये बात जब जितेंद्र को पता चलती है कि उसके भाई को किसी ने मारा तो वो काफी गुस्सा था, लेकिन किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो था कौन, क्योंकि वो तो अपना मुंह ढक के आया था। जितेंद्र के चाचा जी ये सुनकर हैरान हो गए थे क्योंकि आज तक कोई भी उसके परिवार के ऊपर हाथ नहीं उठा सका, लेकिन ये कौन हो सकता है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई। जितेंद्र समझ गया था कि ये आदमी शायद अभिमन्यु है क्योंकि वो उनके गांव का नहीं था और वो उसकी सारी डिटेल निकालने के लिए कहता है। इधर वेदा कॉलेज पहुंचती है तो अभिमन्यु से कहती है कि उसे बॉक्सिंग सीखनी है। अभिमन्यु वेदा को धीरे धीरे करके बॉक्सिंग की ट्रेनिंग देने लगता है और ऐसे ही करते करते वेदा थोड़ी बहुत बॉक्सिंग सीख लेती है। फिर एक दिन कॉलेज में बॉक्सिंग स्टेडियम का उद्घाटन होता है जिसके लिए गांव के प्रधान जी जितेंद्र कुमार सिंह उद्घाटन समारोह के लिए आते हैं। जितेंद्र स्टेडियम का उद्घाटन करके बहुत खुश था और इसके लिए वो कॉलेज के प्रिंसिपल उत्तम लाल को शाबाशी देता है और ये भी कहता है कि होली का त्योहार आने वाला है और इसका भी जश्न यहीं पर मनाया जाएगा। अभिमन्यु वेदा को लेकर जितेंद्र के सामने जाते हैं और वेदा घबराते हुए कहती है कि मुझे भी बॉक्सिंग कंपटीशन में भाग लेना है, इसके लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए। ये सुनकर जितेंद्र थोड़ा हैरान हो गया था क्योंकि वो तो निचली जाति की है, लेकिन इसके लिए वो वेदा के कंपटीशन में भाग लेने के लिए परमिशन दे देता है। वेदा भी खुश हो गई थी। देखते ही देखते होली का त्योहार आ जाता है और पूरे कॉलेज में होली का जश्न मनाया जाता है। जश्न के दौरान वेदा का भाई विनोद आरती के साथ बातें करता है और उसके करीब आने लगता है। ये सब करते हुए सुयोग उन दोनों को देख लेता है और ये बात वो जितेंद्र को जाकर बता देता है। जितेंद्र का चाचा बहुत गुस्से में था क्योंकि कॉलेज में ये सब कुछ हो रहा था और इस बारे में किसी को पता नहीं था। चाचा भैरवा को समझा देता है कि तुम अपने बेटे को संभाल नहीं पाते हो और तुम्हारे बेटे की इतनी हिम्मत हो गई कि वो खंडेलवाल की बेटी के साथ इश्क लड़ा रहा है। भैरवा अपने बेटे की करतूत के लिए माफी मांगता है, लेकिन चाचा जी बहुत गुस्से में थे और विनोद को मारने की धमकी देता है। जितेंद्र इसके लिए मना करता है और कहता है कि मैं इस गांव का प्रधान हूं और छुआछूत और निचली जाति को मैं नहीं मानता। इसलिए जितेंद्र विनोद को आरती से माफी मांगने को कहता है और सबके सामने जमीन पर अपना नाक रगड़ने को बोलता है। ये देखकर अभिमन्यु बहुत ज्यादा गुस्से में था। अगले ही दिन हम देखते हैं कि विनोद आरती को लेकर भाग गया था और ये बात खंडेलवाल पुलिस वालों को बता देता है और पुलिस वाले भैरवा के घर जाकर तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन वहाँ पर उन लोगों को एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो ये घर छोड़कर जा रहा है। पुलिस वाले सभी को पुलिस स्टेशन लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर जितेंद्र भी आता है जो भैरवा से कहता है कि क्या तेरा बेटा आरती के साथ शादी करेगा? अगर वो शादी के लिए मान जाता है तो मैं सब कुछ माफ कर दूंगा, और शादी के बाद अगर विनोद आरती को धोखा देता है तो तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारे पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। भैरवा शादी के लिए मान जाता है और अपने बेटे को ढूंढकर वापस लाता है और आरती के साथ उसकी शादी करवा देता है और शादी में उत्तम लाल और कोच सुनील भी आते हैं। शादी हो जाने के बाद वहाँ पर जितेंद्र अपने आदमी के साथ पहुँचता है और दोनों को शादी होने की बधाई देता है, लेकिन अचानक जितेंद्र अपने आदमियों से कहता है दोनों को मार दो। आरती और विनोद को मार दिया जाता है और ये देखकर परिवार के सारे लोग बहुत चक्के रह जाते हैं। साथ में उत्तम लाल और सुनील भी ये सब देखकर चौंक गए थे कि आखिर जितेंद्र ने इन दोनों की शादी करवाने के लिए कहा था तो आखिर दोनों को मार क्यों दिया। ये सब देखकर भैरवा अपने दोनों बेटी को यहाँ से भागने के लिए कहता है। सुयोग अपने आदमियों के साथ अपने गाड़ी में दोनों लड़कियों को पकड़ने के लिए निकलता है। इधर वेदा और गहना दोनों अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और गांव वालों से मदद मांगने लगते हैं, लेकिन एक भी गांव वाला उनकी मदद नहीं करता। फिर दोनों भागते भागते एक तालाब के पास पहुंच जाते हैं और वहीं छुप जाते हैं। सुयोग उन दोनों को ढूंढते ढूंढते वहां तक आ गया था। गहना बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और उसे लग रहा था कि वो दोनों मरने वाले हैं, लेकिन वेदा उसे भागने के लिए कहती है और वो खुद उन सब का ध्यान भटकाना चाहती थी। गहना वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन चारों ओर से सुयोग के आदमी उसे घेर लेते हैं और पकड़ लेते हैं। वेदा ना चाहते हुए भी अपनी बहन को बचा नहीं पाती और वो वहां से अपनी जान बचाकर भागती है और यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। वेदा भागते भागते अभिमन्यु के घर पहुंचती और उसे बताती है कि जितेंद्र ने उसके भाई को मार डाला और उसकी बहन भी अब मर चुकी है। ये सुनकर अभिमन्यु काफी गुस्से में आ गया था और उसे लेकर जितेंद्र के घर चला जाता है। अभिमन्यु पहले जितेंद्र से बात करने की कोशिश करता है और वो इस मामले को शांत करना चाहता था, लेकिन जितेंद्र वेदा को खत्म कर देना चाहता था और उसे कहता है गांव में अगर कोई भी निचली जाति के लोग
ऊंची जाति के साथ संबंध बनाते हैं तो हम ऐसा होने नहीं देंगे और ये हमारे गांव का रिवाज है। अभिमन्यु भी जितेंद्र को धमकी देता है कि अगर तुम इस लड़की के आसपास नजर आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा और इसके बाद वो वेदा को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ भैरवा अपने बेटे और बहू की अंतिम संस्कार करवा रहा था और उसे पता चलता है वेदा अभी जिंदा है। अभिमन्यु वेदा को लेकर अपने ससुर उत्तम लाल और सुनील के पास आता है और उसका ससुर बताता है कि वेदा के मौसा जी खेड़ जला में रहते हैं और उसे वहीं छोड़ देने को बोलता है क्योंकि वो वहाँ सुरक्षित रहेगी। अभिमन्यु अपना सारा जरूरी का सामान लेकर वेदा के साथ खेड़ जला जाने लगता है। अभिमन्यु एक एम्बुलेंस गाड़ी लेता है और ये गाड़ी जनता हॉस्पिटल का था जो कि 5 साल पहले बंद हो चुका है। पुलिस को उसकी गाड़ी नजर आती है और वो उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। अभिमन्यु वेदा से कहता है गाड़ी चलाने के लिए और वो खुद धीरे धीरे करके सभी पुलिस वाले को मारता है। देखते ही देखते सुयोग भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गया था और वो उसकी गाड़ी का पीछा करता है, लेकिन अभिमन्यु सुयोग के गाड़ी के पास जाता है और उसका स्टीयरिंग तोड़ देता है जिससे कि सुयोग की गाड़ी पलट जाती है। उसके बाद अभिमन्यु वेदा को लेकर वहाँ से चला जाता है। उन्हें लगता है अब ऐसे करते करते दोनों खैर जला पहुँच जाते हैं जहाँ वेदा के मौसा जी रहते हैं। अभिमन्यु को पता चलता है कि वेदा के मौसा जी भी आर्मी में काम करते थे और उनकी पोस्टिंग आसाम में थी और फिलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। फिर मौसा जी पानी भरने के लिए बाहर जाते हैं और तभी अभिमन्यु देखता है कि मौसा जी के पास काफी सारे मेडल्स रखे हुए थे पर वहाँ एक भी रेजिमेंट का बैच नहीं था, यानी कि वो समझ गया था कि मौसा जी भी कोर्ट मार्शल्ड हैं, यानी कि उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया था। तभी बाहर से गोलियों की बौछार होने लगती है और पुलिस वाले वहाँ तक पहुँच जाते हैं। पता चलता है कि मौसा जी भी जितेंद्र के साथ मिले हुए हैं और वो वेदा को सौंप कर अपनी जान बचाना चाहते हैं। अभिमन्यु पूछता है कि तुमने और किस किस को हमारे बारे में बताया, लेकिन अचानक वो पुलिस वाला अभिमन्यु के ऊपर हमला कर देता है और वेदा से कहता है यहाँ से भागने के लिए। अभिमन्यु पुलिस वाले को मारता है और वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और इधर वेदा पुलिस की गाड़ी लेकर अपने मौसा जी के घर की तरफ आगे बढ़ती है। पुलिस की गाड़ी जैसे ही घर की तरफ बढ़ती है वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी अचानक जितेंद्र के चाचा जी भी अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच गए थे और उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। अभिमन्यु और वेदा दोनों अपनी जान बचाकर भागते हैं और एक जगह जाकर छुप जाते हैं। अभिमन्यु वेदा से कहता है यहाँ से भागने के लिए और मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। अभिमन्यु एक एक कर सभी लोगों को मारने लगता है और चाचा जी वेदा को भागते हुए पकड़ लेते हैं और जैसे ही वो उसे मारने वाले थे उसे बचाने के लिए अभिमन्यु वहाँ पहुंच जाता है और वेदा को लेकर वहाँ से भागता है। चाचा जी पुलिस वालों के साथ उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। वेदा दौड़ते दौड़ते नीचे गिर जाती है जिसके कारण उसका पैर मुड़ जाता है। सारे लोग अभिमन्यु को घेर लेते हैं और चाचा जी वहीं पर आते हैं, उसे खत्म करने के लिए बोलते हैं और खुद वेदा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अभिमन्यु चालाकी से सभी को गोलियों से मार डालता है। अभिमन्यु वेदा को लेकर वहां से भागता है और एक मंदिर में जाकर छुप जाता है। चाचा जी और सभी पुलिस वाले मंदिर तक पहुंच जाते हैं और सभी दर्शनार्थी से निवेदन करते हैं कि हमें 2 आतंकवादियों को ढूंढना है। सभी पुलिस वाले मंदिर की तलाशी लेने लगते हैं और वेदा अपनी जान बचाने के लिए अपने बाल काट लेती है और अभिमन्यु भी एक पंडित का भेष बदल लेता है जिससे कि पुलिस वाले उन दोनों को पहचान नहीं पाते। इस तरह वो दोनों वहाँ से भागते हैं और एक कोल माइन के पास पहुँचते हैं और वहाँ उनसे मिलने के लिए भैरवा आता है। भैरवा अपनी बेटी को बताता है कि उसकी बड़ी बहन गहना अब इस दुनिया में नहीं है। वहाँ पर सुयोग अपने आदमियों के साथ पहुँच जाता है और सभी को बंदी बना लेता है। सुयोग वेदा को बताता है कि किस तरह वो उसकी बहन को जिंदा जलाकर मार दिया था और वो आज उसे भी मारने वाला है। वेदा गुस्से में आकर उस पर हमला करती है और अपने हाथों से रस्सी खोल लेती है और देखते हैं कि उसके पास एक ब्लेड भी थी जो कि उसके पिता ने उसे दी थी। अभिमन्यु भी अपने आप को छुड़ा लेता है और एक एक कर सबको मारने लगता है। इसके बाद जितेंद्र अपने भाई को फोन करते करते कोल माइंस तक पहुंच जाता है। वो अपने आदमियों को अपने भाई को ढूंढने के लिए कहता है। उसके आदमी देखते हैं कि सुयोग का फोन एक कमरे में रखा हुआ था। जैसे वो कमरा खोलता है वहाँ पर एक रस्सी लगी हुई थी जो सीधा माइंस के नीचे गई हुई थी जहाँ सुयोग को बांध कर रखा गया था। रस्सी के ऊपर एक लालटेन गिर जाती है जिससे वहाँ पर आग लग जाती है और पूरा कमरा ब्लास्ट कर जाता है और सुयोग मर जाता है। ये देखकर जितेंद्र गुस्से में आ गया था। अभिमन्यु वेदा को लेकर कोर्ट पहुँचता है लेकिन तब तक चाचा जी भी अपने आदमियों के साथ कोर्ट पहुँच गए थे और उन लोगों के ऊपर गोलियों से हमला करने लगते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर कोर्ट के अंदर चले जाते हैं और एक एक कर सबके ऊपर हमला करने लगते हैं। अभिमन्यु वेदा से कहता है जज से मिलने के लिए तुम्हें खुद जाना होगा क्योंकि मैं बाहर इन लोगों को रोकूंगा। वेदा जैसी अंदर जाती है चाचा जी अभिमन्यु के कंधे में गोली मार देते हैं जिससे कि अभिमन्यु नीचे गिर जाता है। चाचा जी उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकते हैं जिसे देखकर अभिमन्यु वहां से भागने की कोशिश करता है लेकिन तब तक ब्लास्ट हो जाता है और अभिमन्यु बेहोश हो जाता है। फिर वहाँ पर जितेंद्र आता है और जैसे ही चाचा जी अभिमन्यु को गोली मारने वाले थे अभिमन्यु होश में आ जाता है और उससे बंदूक छीन लेता है और सबके ऊपर हमला करता है। इधर वेदा सभी जजेस से बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी जज उसकी बात नहीं सुनना चाहता। जितेंद्र अभिमन्यु के ऊपर हमला करता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला था तभी गलती से उसका आदमी गोली चला देता है जिससे कि जितेंद्र के पेट में गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। इधर चाचा जी वेदा के ऊपर बंदूक तान देते हैं और जैसे ही वो उसे मारने वाले थे तभी वहाँ अभिमन्यु आ जाता है और उसे ढकेल कर सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है। वेदा अभिमन्यु की हालत देख कर रोने लगती है और हॉस्पिटल चलने को बोलती है। अभिमन्यु मना करता है
है और कहता है तुम जिस काम के लिए आई हो उसे पूरा करके जाना, और उसे जज के रूम के अंदर बंद कर देता है और खुद बाहर खड़ा रहता है। वेदा जज से अपील करता है उसके और उसके परिवार के ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है क्योंकि वो दलित परिवार से आती है। इधर जितेंद्र अपना बंदूक लेकर अभिमन्यु के ऊपर गोली चला देता है जिससे कि वो नीचे गिर गया था। जितेंद्र उसे जाकर कहता है ये सारे नियम भगवान ने बनाए हैं और ना हम इसे बदल सकते हैं ना तुम, इसलिए यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। वेदा अभी भी गुस्से में आ जाती है और जज से कहती है कि मैं दलित परिवार से हूँ और इसे ना आप बदल सकते हैं ना मैं, लेकिन मैं फिर भी अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए आई हूँ। जज उसकी सुनवाई करने के लिए मान जाते हैं। इधर जितेंद्र वेदा को मारने के लिए अंदर आने की कोशिश करता है, तभी अभिमन्यु उसका पैर पकड़ लेता है और जितेंद्र गुस्से में आकर उसके सिर पर लगातार वार करने लगता है। अभिमन्यु बताता है कि वेदा अब तुम्हारा बनाया हुआ फर्जी कानून तोड़ेगी। जितेंद्र और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पूछता है कि तुम्हें ये सबसे क्या मिलेगा। अभिमन्यु कहता है मुझे ये सब करके सुकून मिलेगा। जितेंद्र उसके चेहरे पर बंदूक रखता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला था अभिमन्यु बंदूक का ट्रिगर पकड़ लेता है और जितेंद्र के चेहरे के सामने बंदूक को ले आता है और ट्रिगर छोड़ देता है, जिससे कि गोली जितेंद्र को ही लग जाती है और वो वहीं मर जाता है। वेदा जब बाहर आती है तो देखती है अभिमन्यु भी मर चुका था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे।